और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के वेश में छुपा हुआ सुख, हमें यही सुनने को मिलता रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ी सी मुसीबत झेल लो, उसके बाद देखना शानदार परिणाम आएंगे। ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री मिले नहीं मुझे, अकेले मिले नहीं, भारी सुरक्षा के बीच रहते हैं। 11 साल से आप संसद में बहस देख रहे हैं, मोदी सरकार को देख रहे हैं। वादे पर वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया ये बंदा सीधा साधा। अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। अब 2047 तक इंतजार कीजिए विकसित भारत बनने का। कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इसके सपने देखते रहिए। मगर जो हालात हैं, जो लक्षण हैं, वो अच्छे नहीं हैं। आप 15 दिनों का जो छोटा सा शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, उसे देख रहे होंगे। कैसी बातें हो रही हैं, गृह मंत्री कितने उखड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो संसद के बाहर जाकर के राउंड को देख लेंगे। जैसी हरकतें गली मोहल्ले के लौंडे करते हैं, देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। हालांकि उनका इतिहास, उनका अतीत, जो किसी का भी साथ नहीं छोड़ता आसानी से, उनका भी नहीं छोड़ा है। अतीत के निशान उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, उनके चेहरे पर नजर आते हैं। वरना वो रिश्ते वाली गाली ना देते। सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के जवाब नहीं है। चूंकि 2024 के बाद से विपक्ष मजबूत होकर के हमारे सामने आया है। विपक्ष के सांसद बढ़िया सवाल करते हैं, अच्छी बहस करते हैं। आज एसआईआर के जरिए ये जो चर्चा पूरे देश में एक खौफ का माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? आपका मकसद वोटर को साफ करने का है। हालांकि आपको गांधी से भी समस्या है, अंबेडकर से भी समस्या है। आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, ये कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, ये कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर। प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेंट माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। बोलने ही नहीं दे रहे हैं, फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे, आप संवैधानिक मर्यादाओं चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे और चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर, दूसरी बात सर, प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले इसको बताइए देश को। लश्कर तोयबा का आतंकवादी इनके माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर। लश्कर तोयबा का सब्जेक्ट पे तालिब हुसैन सब्जेक्ट पर दैट विल सर सब्जेक्ट है ये। ऑनरेबल प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। सदन का जिन किसी ने इस पर चर्चा की कोशिश शुरुआत की, इस आइडिया को भी सलाम प्रणाम। एक चीज शुरुआत में कहना चाहता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक खंड है पहला, जिसका शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मेरे लिए यह अवसर 150वीं वर्षगांठ या सालगिरह इस खूबसूरत गीत का एक अवसर भी है आकलन करने का। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, ये बिला वजह नहीं है कि वर्षगांठ में एक शब्द है गांठ और सालगिरह में एक शब्द है गिरह। तो ये गिरह और गांठ को समझे बगैर 150वीं साल का उत्सव गान, उत्सव मैं समझता हूं आधा अधूरा होगा, बेईमानी होगी हम सबके बिहाफ पे। मैं क्रमशः कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से किसी को कष्ट ना हो। इसलिए नहीं कि मेरे पास कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि कष्ट पहुंचाने में ही इस देश की ऊर्जा जा रही है। जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए वो नमक की बोरी लेके जख्मों पे छिड़कते हैं। तो इस परिपाटी को बंद करने की चेष्टा होनी चाहिए। मुझे स्मरण है कि कई साथियों से जब बात होती है, सत्ता पक्ष के भी हैं, वो भी ऐसा ही विचार रखते हैं। गर्व की बात है कि क्योंकि ये गीत हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक एका पहचान का प्रतीक, बंगाल में लिखा गया लेकिन सरहद पार कर गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके बोल बहुत अच्छे थे, इस गीत के स्पिरिट को देखिए। इस गीत का स्पिरिट बंगाल से पंजाब पहुंचता है, जहां इसको जानने वाले लोग नहीं थे, इसके शब्दार्थ को, भावार्थ को समझ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विविधताओं के बावजूद बहुलवादी संस्कृति इस देश का हिस्सा रही है। हम ऐसे ही पले बढ़े हैं। कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव नहीं है जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक ना देखे हों। आजादी की लड़ाई में सबका योगदान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं भी नास्तिक, जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैं नास्तिक क्यों, तो मुझे गर्व होता था कि भगत सिंह वाली परंपरा। एक चीज मैं इससे पहले कि कहूं, एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में जितनी बार बोला हूं, नेहरू जी जरूर यहां चर्चा में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू। सर, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूं।
गांधीवादी मानता हूं, अंबेडकरवादी मानता हूं, और परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पृथ्वी पे आएंगे ना, तो एक मोर्चा बना लेंगे एक साथ मिलकर। आज की हकीकत के संदर्भ में मैं क्यों कह रहा हूं, एक छोटी चिट्ठी, आजकल चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं सर, लेकिन चिट्ठियां पढ़ने में लोग थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं। सेमीकोलन के बाद का हिस्सा पढ़ते हैं, पूरा पत्र नहीं पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल जी जवाहरलाल नेहरू जी को लिख रही हैं, यह है नवंबर 6, 1937। सर गौर कीजिएगा, बहुत प्यारी खूबसूरत चिट्ठी है। यह चिट्ठी कहती है, उनकी किताब मिली थी आत्मकथा, यह चिट्ठी कहती है, माय डियर जवाहर, एज ए रूल आई डिसलाइक बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, दे रिंग फॉल्स, pomposity or exhibitionism. But I think I like yours. You are able to discard your hello. You are capable of saying, when I saw the sea for the first time, when others would say, when the sea saw me for the first time. सर आजकल ऐसे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा, ये नहीं कि मैंने समंदर को पहली बार देखा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है सर। ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बंट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है सर? ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बंट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? सत्ता पक्ष का एजेंडा अलग है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, राष्ट्र मित्रों का भला करने का एजेंडा। ऐसे में देशवासी तो कहीं पीछे ही छूट जाएंगे, और जिन लोगों के पास ठीक से खाने पीने के लिए नहीं है, राशन की दुकान पर निर्भर हैं, सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, वो क्या करेंगे? और अब तो चुनावों में रिश्वत दी जाने लगी है, चुनाव आचार संहिता को धता बताया जाने लगा है। बिहार में हमने देखा मतदान के समय पैसा ट्रांसफर हो रहा था, वोट खरीदे जा रही थी। संसद में एसआईआर पर बहस नहीं होनी थी, चुनाव सुधारों पर होनी थी। मगर क्या जो बहस हमने देखी है अभी तक, उससे चुनाव सुधारों का रास्ता निकलेगा? कतई नहीं। सत्ता पक्ष का ऐसा कोई इरादा है ही नहीं। उन्हें तो विषय से भटकाना है, जैसे कि रविशंकर प्रसाद कह रहे थे। सर ये क्या मतलब है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं? देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी को देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक में विश्वास करती है, तो भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सेलेक्ट कर सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन हो सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट करने का अधिकार नहीं हो सकता। शायद रविशंकर प्रसाद को मालूम नहीं है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। यहां पर विपक्ष
मायने रखता है। विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। विपक्ष का नेता एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है, मगर जब आदमी की विचारधारा मिट्टी में मिल जाती है, आदमी का सच मिट्टी में मिल जाता है, जब आदमी समझौते करना सत्ता के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए शुरू कर देता है, तब वो कहीं का नहीं रहता, वो गुलाम सरीका हो जाता है। तो हमने जिस तरह के कथित नेताओं को आगे बढ़ते देखा है, मोदी के दौर में मुख्यमंत्री बनते देखा है, वहां पर काबिलियत मायने नहीं रखती, और जो काबिल होते भी हैं वो अपनी काबिलियत को घर पर रख करके आते हैं, उनकी काबिलियत गिरवी रख जाती है। मैं अमित शाह से तो उम्मीद नहीं करता था और उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अतीत जिस तरह का रहा है वो पीछा नहीं छोड़ता, और वो हमें आज भी उनके व्यवहार में परिलक्षित होता दिखलाई पड़ता है, जिसके चलते वो सवालों के जवाब नहीं देते। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, मान्यवर, लगभग 63। प्लीज मान्य दादा आप बीमार हो, मैं समझ रहा हूं, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहां सदन का माहौल मत बिगाड़िए। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे भाई। तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Yes. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। वो हड़काते से दिखते हैं, घबराए से दिखते हैं। अब तो आपको भरोसा है सर कि जैसे वंदे मातरम और एसआईआर पे चर्चा हुई, वैसे ही इस पे भी सरकार गंभीरता से लेगी? वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। कंगना रनौत, उससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो बॉडम वाली बातें करती है, जैसे कि बॉडम लोग करते हैं, मगर मोदी मौका देते हैं ऐसे लोगों को। वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं पर्ची से। तो ये सांसद जिस तरह की बातें गांधी परिवार के लिए करती नजर आई,
और मोदी की प्रशंसा में कसीदे पढ़ने लगी, समझ में आने लगा कि ये बुद्धि घर पर रख करके आई है, जो थोड़ी बहुत होगी। और उस ब्राजीलियन मॉडल के लिए इसके दिल में कितना सम्मान नजर आ रहा था। गलती चुनाव आयोग की, भारी गलती, भ्रष्टाचार, 200 जगह वोटर लिस्ट में वो ब्राजीलियन मॉडल नजर आई थी। और अब ठीक करा, राहुल गांधी के सर पर कंगना ने फोड़ दिया कि राहुल देखिए महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली। यहाँ हमने महिला पहलवानों का आंदोलन देखा है, किसान आंदोलन देखा है, किस तरह से कंगना नहीं कहा था कि किसान आंदोलन में बलात्कार होते हैं। बाद में जेपी नड्डा ने कंगना के इस वक्तव्य से कन्नी काट ली थी। कंगना कहती है कि मोदी ईवीएम हैक नहीं करते, वो दिलों को हैक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना का दिल भी मोदी ने हैक कर लिया है। कंगना जानती नहीं है कि हैक का मतलब क्या होता है, हैकिंग का मतलब क्या होता है। यह क्राइम है। तो मोदी जो पहले से कहते रहे हैं कि मैं इलेक्शन मोड में नहीं रहता, मैं इमोशनल मोड में रहता हूं, मगर सच्चाई यह है कि वो चुनाव जीतने के मोड में रहते हैं। येन केन प्रकारेण चुनाव जीता जाए, क्योंकि काम किया नहीं है और चुनाव बिना चुनाव आयोग की मदद के अब वो जीत नहीं सकते। यह सच्चाई है। इसीलिए उन्होंने कानून बदल दिए, चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया बदल दी, अपना बहुमत चुनने में बना लिया चुनाव आयुक्तों को। चुनाव आयुक्तों को सजा से माफी दे दी गई, इम्यूनिटी दे दी गई। वो सबसे ऊपर है। वो गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना करें, उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, उन्हें सू नहीं किया जा सकता। क्यों? दिल में डर है इसलिए ना। नहीं, आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देंगे, एक ऐसी वोटर लिस्ट जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। राहुल तो चुनावों से 1 महीने पहले ऐसी लिस्ट कब से मांग रहे हैं। चुनाव आयोग देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि उसके दिल में चोर है और मोदी दिल चोर है। कंगना ने कहा ना, वो दिलों को हैक करते हैं। तो हैकिंग इनका धंधा है, हैकिंग इनका शौक है, हैकिंग इनका पैशन है। कंगना क्या बोल गई? कहती है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी 83 में देश की नागरिक बनती हैं और उससे पहले 1980 से वोट डालना शुरू कर देती हैं। उस टाइम के
बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है, और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। एक एफआईआर भी कराई गई है। ये एफआईआर, ये केस भी धड़ाम से गिरेगा अदालत में, मगर मोदी शाह का एक ही शगल है, विपक्ष को रौंदो, उसे बदनाम करो, उसके लिए कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ जाए, पूरा आईटी सेल क्यों ना झोंकना पड़ जाए, भगवा ब्रिगेड को क्यों ना इसी काम में लगाए रखना पड़ जाए। कितने केस हैं राहुल गांधी पर, नेता प्रतिपक्ष पर? सवालों के जवाब सत्ता पक्ष देता नहीं है। संसद का समय बर्बाद चला जाता है, लेकिन जनता समझ रही है असलियत क्या है। और जिस तरह के सांसद बीजेपी से अब आते हैं, उनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अब चुनाव जीते नहीं जाते, चुनाव हैक किए जाते हैं, वोट चोरी किए जाते हैं, चुनावों पर डांका डाला जाता है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, या कहूं ये मरणासन हालत में पहुंच चुका है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। अगर वोट का अधिकार चला गया तो देश में कुछ बचेगा नहीं, नागरिक गुलाम सरीखे हो जाएंगे। बात इतिहास की जाती है, लेकिन हम पर राज अपने ही करेंगे। जुबान बंद करा दी जाएगी, बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो चुपचाप बने रहिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो आवाज बुलंद कीजिए, मंच कोई भी हो, अहिंसक तरीके से, अहिंसा के साथ, क्योंकि भारत अहिंसा का देश है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार। इस वक्त मैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद हूं, और 14 दिसंबर को इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के खिलाफ ऐतिहासिक महारैली का आयोजन करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये रैली 14 दिसंबर को आयोजित होगी। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद होंगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मौजूद होंगे, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। इसके साथ ही तमाम लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों से, तमाम दूर दराज क्षेत्रों से दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे, और वोट चोरी के खिलाफ उनकी जो नाराजगी है वो अब कहीं ना कहीं जन आक्रोश में बदलती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर वोट चोरी के खिलाफ अपनी हुंकार भरेंगे।